तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और आज के इस वीडियो में मैं डिफरेंस बताऊंगा आईक्यू और ईक्यू के बीच में, मतलब डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन। और मेनली हम इमोशनल क्वेश्चन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, अपने आप को कैसे आप ज्यादा इमोशनल स्ट्रांग बना सकते हो, अपने बच्चों को, अपने परिवारजन को ये समझा सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, उनके इमोशनल क्वेश्चन को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आप आरएमपी यूज कर सकते हो। और बाकी जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उससे हम इसमें और अच्छे से क्लैरिटी पाएंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के लिए जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब आईक्यू क्या होता है। कितने लोग जानते हैं कि आईक्यू का मतलब क्या है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज आईक्यू। कितने लोगों को समझ में? इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, आईक्यू का क्या मतलब हो सकता है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, राइट। मेनली हम लोग इसे बचपन से ही ये मान के चल रहे हैं कि जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, जो लोग बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, उसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, राइट। आपके अनुसार आपको क्या लगता है आईक्यू लेवल क्या होता है? फिर उसके बाद हम दूसरे पर्टिकुलर टर्म्स को भी हम समझेंगे। ठीक है। सो मेन आईक्यू जो होता है वो एक काइंड ऑफ अ साइंटिफिक मेजरमेंट है कि हम किसी को जान सके कि उस इंसान का इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है। उसके लिए जरूरी होता है उसके लिए जरूरी होता है कि पहले हमें उसकी उसका एज पता हो कि उसका क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। मान लो किसी का एज 20 है, 20 साल का बंदा है, ठीक है। आपका कोई बच्चा या बच्ची होगा फॉर एग्जाम्पल, 20 साल का है, और उसका मेंटल एज क्या है? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कई लोग अपने अपने एज से ज्यादा आगे सोचते हैं, उससे ज्यादा बड़ा सोचते हैं, और वो लोग अपने एज के हिसाब से ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने कई सारे बच्चों को देखा होगा, है तो वो सिर्फ 5 साल का, बातें करेंगे 10 साल का। सुना है आप लोगों ने? ऐसा सुना होगा। आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, फटाफट उस चीज को कर पाते हैं, जो चीज हम नहीं कर पाते बच्चे कर पाते हैं। तो आईक्यू लेवल लोगों का इसलिए भी आज के डेट में बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा है ना। हर जगह पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इजी तरीके से अवेलेबल है, और उसको सही तरीके से हम लोग ग्रैब कर पाते हैं, एसेस कर पाते हैं, और फिर हम उससे अपने आईक्यू को बढ़ाते हैं। अब आईक्यू कैसे जाना जाएगा? पहली बात तो उसका जो मेंटल एज है। फॉर एग्जांपल एक 20 साल का लड़का है, ठीक है, जिसने अभी अभी क्लास 12th पास किया है, या फिर उसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। 20 साल की उम्र में मान लो उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, और ग्रेजुएशन करते ही वो अपने आप को पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल मान रहा है। वो सोच रहा है कि मैंने तो अभी ग्रेजुएशन कर ली है, अब मैं अपने फैमिली की देखभाल करूंगा, घर के सारे खर्चे देखूंगा, घर की पूरी जिम्मेदारी रखूंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, पिताजी से मैं ज्यादा काम करूंगा, मैं अब बहुत अच्छा काम करूंगा, जिम्मेदारी लूंगा, बहुत सारी चीजें। मतलब वो है तो 20 साल का, लेकिन वो अपने आप को एज से ज्यादा समझ रहा है, और अकॉर्डिंगली वो सोच भी रहा है, उसे समझ भी पा रहा है, और उस पर वो एक्शन भी ले रहा है। मतलब वो 25 साल की उम्र का एक नौजवान की तरह सोचने लगा है। तो इसमें हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे उसका अभी मेंटल एज क्या होगा? 25, 25 साल की उम्र के हिसाब से वो सोच रहा है, लेकिन उसका ओरिजिनल एज क्या है? 20 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो क्रोनोलॉजी का, सॉरी, उसका जो मेंटल एज है, उसको हम इस पर्टिकुलर एज जो उसका रियल एज है उससे हम डिवाइड करेंगे एंड इनटू 100 कर देंगे। ठीक है। तो जब हम ऐसे करके एक पर्टिकुलर नंबर हमारे पास आएगा, तो वो पर्टिकुलर नंबर उसका आईक्यू होगा। ओके। सो प्लीज एक बार कैलकुलेशन कीजिए। ओके। उसका मेंटल एज क्या है? 25 है। उसका जो एज क्या है? वो 20 है। एंड इनटू 100 करेंगे तो क्या होता है? एक बार कैलकुलेशन, कैलकुलेटर निकाल के सभी लोग करेंगे, ठीक है। इससे आप लोग समझ पाएंगे कि आईक्यू हम कैसे निकालते हैं। सभी लोग करेंगे एक बार, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, ठीक है। और कैलकुलेटर में क्या करना है? उसका मेंटल एज है, मेंटल एज कितना बताया मैंने? 25 है, डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ठीक है। कितना होता है? कितना होता है? 125। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति चोपड़ा। सो 125, 125 जो है उसका आईक्यू है। ओके। अगर आप बोलोगे कि सर कितना तक आईक्यू जाता है, जाने को तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका आईक्यू
उनका IQ 160 था। तो एक एक ऐसा साइंटिस्ट जो बहुत सारे इन्वेंशन कर रहा है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ कैलकुलेशन कर सकता है, और जिसको हम एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, उनका IQ 160 माना जा रहा है, ऐसा गूगल बताता है। ऐसे ही एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम स्टीवन हॉकिंस है, उनका भी IQ 160 बताया जा रहा है। लेकिन दुनिया में ऐसे कई सारे बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनका IQ 400 तक भी हो सकता है, ऐसा बताया जाए। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे बढ़ाना है उसके बारे में नहीं है। आज हमारा टॉपिक है इमोशनल क्वेश्चन। पहली बात क्या है और उसको हम कैसे बढ़ाएं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो IQ क्या है? IQ से हम इंटेलिजेंट बन सकते हैं, चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, चीजों को एसेस कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम एक्शन ले सकते हैं। एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस की बात आ रही है कि बुद्धिमत्ता कैसी है, हम प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करने जा रहे हैं। लेकिन उसको जब हम यूज करने जाएंगे तो वहां पर हमारा एक खास क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, और वो है इमोशनल क्वेश्चन, EQ। और EQ को इमीडिएटली आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आप अपने आप को किस तरीके से फील करते हो। ये आपका अपना सेल्फ असेसमेंट है, EQ। और आपका रियल जजमेंट है एक टाइम पे जब आपको लगे कि चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, उस समय आप कैसे उसे हैंडल करते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे दुनिया में साइंटिस्ट ने कई ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जिसमें बहुत सारा IQ है, वो बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के आंसर्स दे सकता है, और वो कई सारे एक्टिविटीज भी कर सकता है। लेकिन वो सब कुछ एक कैलकुलेटेड काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन के हिसाब से होगा, और सब कुछ पहले से ही उसमें फेड होगा, और उसको अकॉर्डिंगली ही वो एग्जीक्यूट करता है। उसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए एक खास एक समझदारी की जरूरत होती है। ठीक है, जिसमें आपके इमोशन का इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि जो रोबोट है उसके पास अपनी कोई इमोशन नहीं है, वो फील नहीं कर सकता। उसके पास वही इंफॉर्मेशन है जो दिया गया है, और वो वही करता है जो ऑलरेडी उसके पास है, और वही करता है, वो नए सिरे से नया चीज नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि आज के डेट में ऐसे कई सारे कंप्यूटर्स बन गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं, जैसे कि लेटेस्ट में है ChatGPT, आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बहुत सारे लोग आज के डेट में यूज करते हैं। ChatGPT को आप जो क्वेश्चन करो उसका आंसर वो देने के लिए तैयार। इनफैक्ट आपने टाइप किया और डाला, वो सोचने में भी, प्रोसेस करने में भी टाइम नहीं लगाता, उसके पास पहले से ही आंसर है, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर फेड कर रखा है। वो आंसर दे देता है, लेकिन उसके पास ये बुद्धि, ये समझदारी नहीं है कि जो पूछ रहा है उसको ये जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ पे डिफरेंस को समझो। ठीक है, आप डिफरेंस को समझो कि मेनली आप जिससे सवाल कर रहे हो, जैसे ChatGPT एक कंप्यूटर लैप हुआ है, उसका एक कंप्यूटिंग हो रखा है, उसके पास पूरी प्रोग्रामिंग है। एक छोटा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, कि छोटे बच्चे ने ChatGPT यूज किया, और उसने दो चार क्वेश्चन का आंसर पूछा, उसने जवाब दिया। अब वो छोटा बच्चा सिर्फ अभी 9-10 साल का है, और वो किसी इन्फ्लुएंस में आकर, प्रभाव में आकर, दुनिया को देखकर, आसपास को देखकर कुछ ऐसी बातें पूछ रहा है जो उसके एज के लोगों को जानना जरूरी नहीं है। कुछ सेक्स से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है। ओके, जो 18 साल से ऊपर वालों को एक्चुअली जानना चाहिए, जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होगा, वो समझे तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक 9-10 साल का बच्चा इस टाइप की बातें जो कि बड़ों लोगों को जानना चाहिए, वो पूछ रहा है, और ChatGPT फटाफट बताता है। ठीक है, कई बार सेक्स एजुकेशन जरूरी होता है, बच्चों को जानना चाहिए, लेकिन उसमें एक पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत होती है। कितने लोग मानते हैं कि एक PG, पेरेंटल गाइडेंस नाम का एक चीज होता है? लिखिएगा PG इन द चैट बॉक्स। ठीक है, उनको जरूरी है ये सारी चीजें जानना, हम डायरेक्टली नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद धीरे धीरे हम उनको किसी तरीके से समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि कई सारी यहाँ पे माएँ हैं, मदर्स हैं, उनकी उनके बच्चे होंगे, बेटी होंगे, राइट। और एक पर्टिकुलर प्यूबर्टी के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब बच्चे का काइंड ऑफ पीरियड शुरू होता है,
तो एक मदर है जो उसे समझा सकती है, उसे गाइड कर सकती है और अकॉर्डिंगली उसे अ काइंड ऑफ एक सपोर्ट देकर एक तरीके से हैंडल करके उसे ये समझा दे सकती है कि हाँ, ये एक्चुअली नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है, हर महीने होना है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, बस इसमें ये ध्यान रखना है, राइट? सारे मदर समझ रहे हैं, ठीक है? उसी तरीके से हम बच्चों को ये एजुकेशन दे सकते हैं, क्या सही है, गलत है, लेकिन वो कंप्यूटर, वो चैट जीपीटी ये नहीं जानता, उसमें ये बुद्धि, ये समझदारी नहीं है कि कौन सी चीज कब बोलनी है, कब जवाब देना है, किसको देना है और इसको देना भी है कि नहीं। सभी लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर चीज को जिसे हम इमोशनली समझ सकते हैं, उस समझदारी को, उस क्वेश्चन को इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है? एक तो ये होगा कि ये हमारे इमोशन से जुड़ा हो, राइट? अब आते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में आज के डेट में हमने अपने बच्चों को, सभी लोग ध्यान से सुनिए, ओके? हम जिस पर्टिकुलर माहौल में पले बड़े हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो 40s में है, 50s में है या फिर 60s में, ठीक है? 40s 50s या 60s में जो भी है, वो लोग जानते हैं कि जब हम बचपन में अपना अपनी लाइफ को शुरू कर रहे थे और जी रहे थे, उस समय का माहौल अलग था, राइट? स्कूल जाते थे तो स्कूल में डांट पड़ती थी, स्कूल में होमवर्क नहीं लाए तो छड़ी मिलती थी, कई बार थप्पड़ मिलता था, डांट फटकार, और हमें जो पनिशमेंट मिलता था, उस पनिशमेंट के डर से हम लोग काम करते थे और हमारे अंदर एक काइंड ऑफ सहने की शक्ति आ गई थी, हम सह सकते थे चीजों को, क्योंकि हमें पता है कि डांट मिलेगी तो डांट से कैसे हमें या तो बचना है या तो उसका सामना करना है। अगर हमें छड़ी मिलेगी, पिटाई मिलेगी, तो हमें पता है कि उस दर्द को सहने से हम ज्यादा स्ट्रोंगर बन रहे हैं और उस पर्टिकुलर चीज से एक लेसन सीखकर हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन आज के डेट में सभी लोग जानते हैं, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, उन्हें तो डांटने के लिए भी मना किया गया है, डांटने के लिए मना किया गया है, छड़ी वगैरह नहीं चला सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, और बच्चे को हमने एक कोमल फूल बना दिया है, जैसे उन्हें ये बता रहे हो कि दुनियादारी जो है, जिंदगी जो है, वो फूलों की सेज है और आप सिर्फ आराम से जिंदगी काटनी है, आपको कोई भी नहीं डांटेगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस बच्चे को ये लगने लगता है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हम अच्छे से जी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें हमेशा सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, और उस बच्चे के अंदर वो जो इमोशनल क्वेश्चन है वो कम हो जाता है, जो कि आज के डेट में बच्चों में पाया जा रहा है। कितने लोग मानते हैं कि यस, ये जो इमोशनल क्वेश्चन है आजकल बच्चों में कम पाया जा रहा है? लिखिएगा ईक्यू इन द चैट बॉक्स। क्या क्या फर्क पड़ेगा इससे, पता है आपको? इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये होता है कि जिस बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन लो होता है, वो चीजों को सही तरीके से उस पर्सपेक्टिव में नहीं सोच पाते कि वो उसके लिए सही है कि गलत है। वो सिर्फ ये मानेंगे कि मम्मी ने मेरे को क्यों डांट दिया, पापा ने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। हालांकि आजकल कोई नहीं करता, मैं भी कभी नहीं किया हूं, लेकिन मेनली ये चीज बहुत जरूरी पार्ट है। पहले के जमाने में बोलते थे कि यही हमारी लेसन होता था, जो पापा के थप्पड़ होता था, मम्मी की जो फटकार होती थी, डांट होती थी, वो एक बहुत बड़ा लेसन होता था और उससे हमें शक्ति मिलती थी, ठीक है? स्कूल में भी जो हमें पनिशमेंट मिलता था, उससे भी हमें एक काइंड ऑफ पावर मिलता था, एक काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग मिलती थी कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें डांटेंगे, और डांटना हमारे लिए अच्छे के लिए है। कोई अगर हमें सुधारने के लिए हाथ भी उठा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छे के लिए है, क्योंकि उसे वो चोट पता लगेगा, और उस चोट से, जिंदगी में पड़ने वाली चोट को वो सहने लायक बनेंगे। लेकिन आज के डेट में बच्चे फूलों के समान हो गए हैं, और जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डांट मिलनी ही नहीं चाहिए। और जब आप ये सोच के चलते हो कि मुझे डांट नहीं मिलनी चाहिए, मुझे कोई पनिश ना करे, तो आप जिंदगी में ये सोच के चलते हो कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, और अचानक अचानक अगर किसी वजह से कोई बड़ी घटना हो गई, कोई बड़ी मुसीबत आ गई, कोई बहुत बड़ा फेलियर आ जाता है, तो फिर वो बच्चा उसे सह नहीं पाता, डिप्रेशन में चला जाता है। और कई बार ये इमोशनल क्वेश्चन लो होने की वजह से वो बच्चा
या बच्ची सुसाइड भी कर सकता है, और ऐसा हमने देखा। कितने लोग मानते हैं ऐसा होता है? लिखिएगा यस इन द चैट बॉक्स। और ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने बच्चों को फूल समान नहीं बनाना है, हमें उन्हें मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्गर बनाना है, और बोल के रखना है कि दुनिया दुनिया जंगल है, जंगल। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हिरन नहीं है, गाय नहीं है। वहां पे आपको शेर भी मिलेगा, वहां पे गीदड़ भी मिलेंगे, वहां पे मगरमच्छ भी मिलेंगे। उस समय जब ऐसा कोई आपके ऊपर हमला हो जाए, तो उस समय आपका ईक्यू स्ट्रांग होना चाहिए। आईक्यू से तो काम कर ही रहे थे, ईक्यू स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इससे कैसे सामना करना है। आंख बंद करके अपने अपने आप को रेत के अंदर डुबोने से, रेत के अंदर छुपाने से मुसीबत कम नहीं होती। दुश्मन सामने फिर भी खड़ा है, वो तो आपने अपना मुंह रेत में दे रखा है। और आजकल के जो बच्चे जिस तरीके से बड़े हो रहे हैं, वो लोग यही एक्शन लेंगे, छुपने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, सामना नहीं करेंगे। और वो सामना करने के लिए ईक्यू होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि यस, मैं इसको कॉन्फ्रंट कर सकता हूं, मैं इसका सामना कर सकता हूं, और इससे लड़ सकता हूं, और इससे आगे जा सकता हूं। और जो लोग ऐसा कर सकते हैं, वही लोग एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं, और आगे जाके हैप्पी पर्सन बन सकते हैं। लेकिन जिसका आईक्यू ठीक है लेकिन ईक्यू बहुत लो है, वो खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो हर बार कॉम्प्रोमाइज करेगा, हर बार डर के रहेगा, हर बार सोचेगा नहीं, अगर मैं ये कर लूं तो फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अगर मैं ये करूं तो कोई मुझे डांट तो नहीं देगा, अगर मैं करूं तो कोई मुझे कुछ बोलेगा तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं करेगा। एंड देन वो एक्शन नहीं लेता, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दुलार पाने वाला एक बच्चा बन के रह जाएगा, और सिर्फ घर पे ही रहेगा, उसका सिर्फ घर में ही सब कुछ चलेगा, बाहर कुछ नहीं चलता, क्योंकि उसके पास ईक्यू नहीं है, वो सामना करना नहीं जानता, जो कि बहुत जरूरी पार्ट है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मी लिखिए के अंदर चैट बॉक्स। सामना करना सिखाओ आज के डेट में, हमें ये करना है। ठीक है, हम सनातनी लोग हैं, सनातनी, हम भारतीय हैं। हमारे देश में हम राम को पूजते हैं, भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ फूलों की सेज में नहीं रहे। भगवान राम फूलों की सेज में रहे थे जब तक उनका उनका वनवास नहीं हुआ। ठीक है, जब वो वनवास के लिए निकले 14 साल, तो वो घबराए नहीं। पिताजी ने बोला चले जाओ, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ कहती है। बोला कि तुम्हारे पास चॉइस है, चाहो तो मत जाओ, तुम चाहे तो कल राजा बनो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपने कह दिया, मुझे ये मानना है, मैं 14 साल के लिए वनवास जाऊंगा। तो उनके पास ईक्यू और आईक्यू दोनों अवेलेबल था। इंटेलिजेंटली उन्होंने ये समझा कि हाँ, ये पिताजी ने कहा है, माता जी का आदेश है, और मैं समझ रहा हूँ कि 14 साल, हाँ, ऐसे करके हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन में उनको अंदर से पता था कि मैं हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत का सामना कर लूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ भी लेके नहीं चले, कुछ भी नहीं। राजा का पुत्र राजकुमार है, वो हर सुख सुविधा की चीज अपने लिए जमा करके सूटकेस भर के जा सकते थे, रथ भर के लेके जा सकते थे, नहीं लेके गए। सिर्फ एक धनुष और एक सिर्फ और सिर्फ तर्कस में कुछ तीर लेके निकले। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास शास्त्रों का पूरा नॉलेज है, और वो पूरी तरह से नॉलेजेबल है, उनके पास फुल नॉलेज भरा हुआ है, क्योंकि बचपन से ही गुरुकुल में पढ़े बड़े। लेकिन गुरु ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाया, उन्होंने उनको धनुष चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया। ये सब कुछ इसलिए सिखाया ताकि वो हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम का सामना कर सके। समझ रहे क्या समझा रहा हूं? ठीक है। सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन साथ में इमोशनल क्वेश्चन जरूरी है, और ये आपको मजबूत बनाता है। नाउ मैं अपने कुछ एग्जाम्पल दूंगा। हालांकि मैं बहुत ही काइंड ऑफ भगवान राम और श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं, तो मैं तो बहुत ही अपना सा एक छोटा सा इंसान हूं। बट बट मैंने भी अपने जीवन में देखा कि आईक्यू के साथ ईक्यू का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं एयरफोर्स में भर्ती ही हुआ था अपने अपने ईक्यू की वजह से, क्योंकि मैंने ये
देखा कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की संघर्ष है, पैसों की वजह से जो कमी है, माँ को भी काम करना पड़ रहा है, दिन रात काम करती है और बहुत मेहनत है, बीमार है लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, पापा भी बहुत लाचार हैं, पैसे नहीं है, तो मुझे हेल्प करना चाहिए। तो मैंने ईक्यू का इस्तेमाल करके मैंने सोचा कि कुछ काम करूं, फिर मैंने खुद कोशिश करके एयरफोर्स का फॉर्म भर के एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए निकल पड़ा। यहां तक मेरा आईक्यू ने काम किया क्योंकि एग्जाम पास करना था, लेकिन ईक्यू की वजह से मैंने ऐसा फैसला किया कि मुझे फौज में जाके नौकरी करनी चाहिए। जबकि किसी ने भी वहां उस एरिया में इस टाइप की काम जो मैं एयरफोर्स में ज्वाइन कर रहा था, उस जगह पे कोई भी एयरफोर्स वाला मेरे पर्टिकुलर गांव में तो कोई नहीं था। ठीक है, तो मैंने उसे ज्वाइन किया। ठीक है, इस पर्टिकुलर ईक्यू की वजह से जब मैं 2004 में मेरी शादी हुई, 2005 जनवरी में सिर्फ एक साल के अंदर ही मेरा अक्षत जो अभी 20 साल का है वो पैदा हुआ। और वो जब 3 महीने का था, सिर्फ 3 महीने का था, तो ये एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पर मुझे चुनना था कि मैं अपने फैमिली के साथ एक जगह पर एक पोस्टिंग लेकर आराम से जिंदगी काटूं, या फिर देश की सेवा में मैं आगे बढ़ूं और एक जगह ऐसी पोस्टिंग लूं जहां पर मुझे फैमिली से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, फैमिली को रखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं देश की सेवा कर सकता हूं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सुनामी आया हुआ था, आपको कहानी पता है, 2004 दिसंबर में सुनामी आया था। और मुझे मार्च में वहां जाना था क्योंकि वहां लोगों की जरूरत थी, वॉलंटियर्स की जरूरत थी, और उन्होंने एयरफोर्स से बोला था कि कौन कौन अपने मन से जाना चाहेंगे, और वो जो लोग वहां जाएंगे उनको 1 साल तक अपने फैमिली रखने का कोई प्रावधान नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वहां जाना है तो वॉलंटियर्स। तो मैंने वॉलंटियर किया और वहां जाने की सोची। यहाँ पे इमोशनली मैं इन्वॉल्व था अपने फैमिली के लिए, बच्चे से प्यार करता हूँ, मेरी अभी शादी हुई है, 3 महीने का बच्चा है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे अपने देश की भी सेवा करनी है क्योंकि मैं यूनिफॉर्म हूं और मुझे ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पे फैसला जो मैंने किया वो आईक्यू और ईक्यू के दोनों कॉम्बिनेशन में किया, और मैंने वो पोस्टिंग ली। और उसके बाद जो भी मेरे साथ घटनाएं घटी, उसमें हर बार लगातार मैं स्ट्रॉन्गर बनता रहा, क्योंकि मुसीबतें थी, प्रॉब्लम्स थी, बिछोड़ था, दुख था, लेकिन फिर भी ड्यूटी करना था वो भी था, लेकिन साथ में फैमिली के साथ भी अगर मुझे रहना है, उसमें मेरा ये इमोशनल क्वेश्चन काम आया। और जब जब भी मेरी छुट्टी हुई, जब जब भी मैं उनसे मिल पाया, मैंने देखा कि मैं पहले से बेटर इंसान बन रहा हूँ, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा हूँ, मुझ में सहन शक्ति आ रही है, मुझे मैनेजमेंट ज्यादा समझ में आ रहा है, और मैं लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा था। ये मैनेजमेंट मैंने इसीलिए सीख पाया क्योंकि मुझ पर मुसीबत आई। हालांकि उसे मैं रोक सकता था, जैसे भगवान राम भी रोक सकते थे कि मुझे वनवास नहीं जाना, लेकिन मैंने चुना। मैंने बोला कि अगर मैं ये प्रॉब्लमेटिक पोस्टिंग नहीं लेता हूं, एक तो मैं देश के लिए वो पर्टिकुलर काम नहीं कर पाऊंगा, दूसरी बात मैं स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं मुसीबत से भागता हुआ इंसान लगूंगा। ठीक है, आराम से बैठ सकता था लेकिन नहीं, मैंने बोला कि मुसीबत है तो है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और भी जाएगा, इसीलिए मैंने उसे चुना। लेकिन उस 1 डेढ़ साल की पोस्टिंग में मैं मेंटली इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना, बहुत ही पावरफुल बना। मैंने वहीं पे अपने हीलिंग को, अपने टीचिंग को और ज्यादा निखारा, लोगों पे प्रैक्टिस की, टाइम मिला मुझे, मुझे मौका मिला, और मैं पहले से बेटर इंसान बना। और वो एक फाउंडेशन बना कि मैं अब एयरफोर्स छोड़कर एक होलिस्टिक कोच बन सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो इमोशनल क्वेश्चन मेरा यूज करने की वजह से मैंने फैसला भी सही किया। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम थी लेकिन उसको सामना किया, उससे मैंने लेसन सीखे, और तब जाके मैं स्ट्रॉन्गर पर्सन बना। और ऐसे मेरे कई सारे पोस्टिंग्स हैं, अलग अलग कहानियां हैं, फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल के लिए आई होप कि आप लोग समझ पाए कि हमें इमोशनल क्वेश्चन को बढ़ाने से क्या होगा, हम पहले से बेटर इंसान बनेंगे, और हमारी लाइफ में वो जो भी चीजें आ रही है हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी, और उससे आगे जाकर हम स्ट्रॉन्गर बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे। और ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हमारी जो जिंदगी है फूलों का सेज नहीं है,
यहाँ पे हर तरीके के प्रॉब्लम, मुसीबतें और दिक्कतें आएगी, पहले से बताना है। लेकिन उससे सामना करने के लिए आपके पास वो शस्त्र और शास्त्र होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपके पास फिलहाल RMP है, जो आपको मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हाई बनाता है। आप सोचने लगते हो सही तरीके से, आप पेशेंस रखते हो, आप फेथ रखते हो, और फिर आप हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत का सामना बड़े सही ढंग से करने लगते हो। और ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, राइट। तो कितने लोग मानते हैं कि रेकी एंड माइंड और RMP एक्चुअली आपकी EQ को भी बढ़ाता है, और उससे आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सही तरीके से फेस करने में मदद हुई है, और आप एक्चुअली पहले से बेहतर इंसान बने हो। लिखिएगा RMP इन द चैट बॉक्स प्लीज, ओके। जिन्होंने एक्चुअली पाया कि RMP हीलिंग जब करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि रेकी प्रिंसिपल्स है, वाटर चार्जिंग है, और बाकी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस वगैरह है, इंक्लूडिंग हीलिंग अदर्स, जब दूसरों की भी हीलिंग करते हैं, तो आप देखते हो कि हर तरीके के सिचुएशन में जब आप हीलिंग करते हो तो आप मेंटली स्ट्रांगर बनते हो, इमोशनली आप बैलेंस बनते हो, और स्पिरिचुअली आपके अंदर एक नया फेथ आता है, एक विश्वास बनता है कि यस, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्या भी ठीक हो जाएगी, ये टेम्पररी है, कुछ दिन की बात है, आगे बढ़िया हो जाएगा, ठीक होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। समझ रहे हैं? तो इसलिए IQ के साथ EQ भी बेहतर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि EQ बेहतर हो, तो RMP को रेगुलर प्रैक्टिस करो। जो भी टेक्निक्स में देता हूँ सबसे आपका IQ के साथ साथ EQ भी अच्छा बढ़ेगा, और इनफैक्ट मैं बोलता हूँ SQ भी इसमें बढ़ता है, दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। सो आप प्लीज इसको यूज करें, डेली अपनी हीलिंग करें, और जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे, 12 पॉइंट्स की हीलिंग, आपके सातों चक्र बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जी अंदर से ठीक होगी, आपके जो भी ब्लॉकेजेस दूर होंगे, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और आप तैयार होंगे एकदम धनुष बाण लेकर, तर्कस में तीर लेकर, कि आप जहां बोलोगे जाने के लिए तैयार हूं, आप जो बोलोगे करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वही संयम आपके पास होगा, वही समझदारी आप में होगी, वही शक्ति होगी, वही ताकत होगी, वही आत्मविश्वास होगा, और आप बोलोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही कहना चाहता था। आई होप एंड बिलीव कि आज के इस टॉक से, इस पर्टिकुलर बात से आप सब लोगों को और ज्यादा हिम्मत मिली होगी, और ज्यादा पॉजिटिविटी मिली होगी। करते रहिएगा RMP को हीलिंग, अपने लिए, अपने बच्चों को जरूर जरूर तैयार करिएगा, कि बच्चा, दुनिया में बहुत कुछ होता है, इसीलिए तैयार रहो, और उनको हीलिंग दो, और उनको भी इमोशनली स्ट्रांगर बनाओ, स्पिरिचुअली हाई बनाओ, और उन्हें समझदारी दो। थैंक यू सो मच। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, अरे की ब्लेस यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और दूसरों को डेफिनेटली इस पर्टिकुलर RMP के बारे में बताइएगा। अगर आपको भी RMP कोर्स करना है, सीखना है, जानना है ये क्या होता है, नीचे एक लिंक है, उसमें आकर आप एक लाइव वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें मैं आपको आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करूंगा। वहां मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रिकी ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।